तो सवाल ये उठता है कि आखिर भारत सीज फायर के लिए क्यों माना, जब पूरे देश को लग रहा था कि हम जीत रहे हैं जैसी खबरें आ रही थी। पाकिस्तान के बहुत सारे एयर बेसिस को हमने बहुत नुकसान पहुंचाया, उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया और भारत का एयर डिफेंस सिस्टम मजबूती के साथ काम कर रहा था। पाकिस्तान भारत में कुछ भी नहीं कर पाया, एक भी हमला नहीं कर पाया। पाकिस्तान के ड्रोन्स ने भारत में हमले की कोशिश की। फतह 2 मिसाइल ने दिल्ली में हमला करने की कोशिश की, ऐसा कहा जाता है, तो उसको अंबाला के पास में इंटरसेप्ट कर लिया गया, तो वो कामयाब नहीं हुआ। जब भारत का अपर एंड था, जब हम जीत रहे थे युद्ध, तो ऐसा निर्णय क्यों लिया? भारत हमेशा ऐसा करता आया है। ऐसे एक्यूजेशंस लगते रहे हैं तत्कालीन सरकारों पर कि जब हम युद्ध जीत रहे होते हैं, हमारे जवान युद्ध जीत रहे होते हैं, हमारी सेना युद्ध जीत रही होती है, उसी युद्ध को हम बातचीत के टेबल पर या निगोशिएशन टेबल पर हार जाते हैं। 1948 से लेकर 1971, 1999 का कारगिल का युद्ध हो और अब 2025, क्या वाकई भारत ने घुटने टेक दिए? क्या अमेरिका ने भारत को मजबूर कर दिया सीज फायर के लिए जब हम जीत रहे थे? इसका जवाब मिलता है अभी डीजीएमओ और भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है पिछले 2 दिनों से। हमें जनता को समझना होगा कि हर ऑपरेशन का कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। ऑपरेशन सिंदूर का भी कुछ ऑब्जेक्टिव था। ऑब्जेक्टिव देश के साथ शेयर नहीं किया जाता, जनता के साथ शेयर नहीं किया जाता, वो टॉप सीक्रेट है। उसकी भनक किसी को भी नहीं लगनी चाहिए, दुश्मन को भी लग सकती है अगर देश की जनता के साथ शेयर कर दिया जाए। तो सिंदूर का क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या गोल्स थे, हमारा क्या लक्ष्य था, क्या हमने लक्ष्य हासिल कर लिया? तो सेना की ब्रीफिंग से जो हमें पता चलता है, जिसमें उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर से लेकर रामचरितमानस की चौपाई तक का उल्लेख किया है। सेना की ब्रीफिंग में जो प्रेजेंटेशन था, उसमें दिनकर जी की फेमस लाइंस लिखी हुई थी, जो इस प्रकार हैं: याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा। यानी कि हर आतंकवादी हमले के बाद पहले भारत डॉजियर सबूत इकट्ठा करता था, उसको दुनिया के जितने भी बड़े बड़े देश थे, अमेरिका हो, यूएन हो, यूरोपियन यूनियन हो, उनके पास पेश करता था, इस उम्मीद में कि वो पाकिस्तान पे सैंक्शन लगाएंगे, उसको आतंकवादी देश घोषित करेंगे, उसको कुछ एड नहीं मिलेगी, उसको कुछ सैन्य साजो सामान नहीं मिलेगा। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, भारत ने कुछ हासिल नहीं किया। जो भारत जो सॉफ्ट पावर बनकर दुनिया को एक संदेश देना चाह रहा था कि भारत की सुनी जाएगी, बुद्ध का देश है, महात्मा गांधी का देश है, उससे कुछ हासिल नहीं हुआ। तो इस बार भारतीय सेना ने अपने टेम्पलेट बदला है। भारतीय सेना खुद ये बोलती है कि अब याचना नहीं रण होगा, यानी कि हम अब किसी के पास नहीं जाएंगे, ना किसी रिक्वेस्ट करेंगे, अब हम सीधे अटैक करेंगे। और रामचरितमानस की जो चौपाई एयर मार्शल ने यूज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो इस प्रकार है: विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोब तब, भय बिन होय न प्रीति। ये प्रसंग तब का है जब भगवान राम लंका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे और समुद्र से याचना कर रहे थे। 3 दिन तक उन्होंने समुद्र से याचना की कि हमें मार्ग दे दो, लेकिन समुद्र मार्ग देने को तैयार नहीं। तो 3 दिन याचना करने के बाद, 3 दिन रिक्वेस्ट करने के बाद, जब समुद्र नहीं माना तो भगवान राम को क्रोध आ गया। तो उन्होंने अपने बाण को धनुष में चढ़ाया और समुद्र को सुखाने के लिए जब वो तैयार थे, तो उसी समय फिर समुद्र ने हाथ जोड़कर माफी मांग ली और रास्ता दे दिया। तो भगवान राम कहते हैं तो भय बिन होय न प्रीति, यानी कि अगर आप शक्ति है तो आपके सामने लोग तभी झुकेंगे। अगर आप सॉफ्ट पावर दुनिया को दिखाएंगे तो इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। वो सिर्फ फिलॉसफी में, कहानियों में या लेक्चर्स में, क्लासरूम लेक्चर्स होते हैं, उसमें तो वो बात आपको बहुत इफेक्टिव लगेगी जब आप बोलेंगे उसको एज ए फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट, बहुत इम्पैक्टफुल हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। जो दुष्ट होते हैं उनके साथ दुष्टता का ही व्यवहार किया जाता है। तो भारतीय सेना और भारतीय जो अप्रोच है वो आतंकवाद के विरुद्ध अब चेंज हो गई है। अब हर आतंकवादी हमले का जवाब इस तरीके से दिया जाएगा कि दूसरी बार ऐसे हमले करने से पहले दुश्मन सोचेगा, पाकिस्तान सोचेगा। तो जनता सोचती है कि पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया जाए, लेकिन इतना आसान नहीं होता है किसी देश को खत्म करना।
ये कोई वीडियो गेम नहीं है जहां पर आपने कुछ टैंक्स को तबाह कर दिया, आप गेम जीत गए। तो ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने क्या हासिल किया, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको यहाँ पे हाईलाइट करना आवश्यक है। तो पहला अचीवमेंट है कि भारत ने पाकिस्तान के जो टेरर लॉन्च पैड्स हैं उनको तहस नहस किया। तो सिर्फ लॉन्च पैड नहीं थे बल्कि हेडक्वार्टर्स भी इसमें शामिल हैं। पंजाब पाकिस्तान का हार्टलैंड है, वहाँ पर हमला किया जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर बहावलपुर में, और लश्कर ए तैयबा का हेडक्वार्टर मुरीद के जो कि लाहौर के बहुत पास में है, उस पर भी प्रिसीजन के साथ हमला किया गया। और जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर में जो हमला हुआ उसमें मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग मारे भी गए हैं, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। तो इस बार जो भारत ने स्ट्राइक की है वो बाकी स्ट्राइक से एकदम बिल्कुल अलग है। सिर्फ लॉन्च पैड ही तबाह नहीं की बल्कि जो हेडक्वार्टर्स हैं उनको भी बुरी तरीके से तहस नहस किया गया है, तबाह किया गया है। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव जो भारत ने अचीव किया वो है, एक रेड लाइन ड्रॉ कर दी गई है कि अगर अगली बार भारत पर आतंकी हमला होता है ये एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा और भारत इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। आतंकी अड्डों को निशाना बनाया जाएगा और प्रिसीजन के साथ उन पर अटैक किया जाएगा, भले ही वो कितने भी सुरक्षित इलाके में हो। भारत अब किसी भी सीमा तक जा सकता है और ये पाकिस्तान को समझा दिया गया है, साथ ही वर्ल्ड कम्युनिटी को भी एक साफ मैसेज दिया गया है। अब हम किसी की सहमति नहीं लेंगे, ना किसी से बात होगी, न किसी की एडवाइस ली जाएगी, किसी को इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा, सीधे हम रिटेलिएट करेंगे। स्ट्राइक ऐसी होगी कि पाकिस्तान दहल जाएगा। तो तीसरी जो अचीवमेंट है, भारत ने क्या हासिल किया है, पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया गया है। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह नाकाम रहा भारत के हमलों के सामने। इसका मतलब चाइना की टेक्नोलॉजी है वो भी नाकाम रही। यहाँ पर मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि जो चाइना और पाकिस्तान की जो डिफेंस कैपेबिलिटी है वो सेम है, ऐसा नहीं है। चाइना पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा पावरफुल है इकोनॉमिकली और मिलिट्रीली भी। पाकिस्तान ने फतह 2 मिसाइल को भारत पर लॉन्च किया था, दिल्ली उसका निशाना था। उसको अंबाला के पास में इंटरसेप्ट किया S-400। वही S-400 चाइना के पास भी है। S-400 रशिया की टेक्नोलॉजी है, एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको भारत ने भी खरीदा है और चाइना ने भी। तो चाइना की जो एयर डिफेंस सिस्टम है या जो कैपेबिलिटी है डिफेंस में वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है। लेकिन पाकिस्तान के पास जो इक्विपमेंट्स हैं वो या तो चाइना के हैं, टर्की के हैं, और वो इक्विपमेंट्स बिल्कुल भी काम नहीं आए। एयर डिफेंस सिस्टम तो काम आया ही नहीं, साथ ही जो ड्रोन है और बाकी इक्विपमेंट्स भी, एयरक्राफ्ट हैं या मिसाइल्स हैं, वो भी नाकाम रहे। तो एक तरीके से ये चाइना के लिए भी खतरे की घंटी है। भारत को कमज़ोर मत समझो, अगर भारत के साथ युद्ध होगा तो फिर चाइना का भी नुकसान होगा। तो एक संदेश ये भी गया है भारत से बाहर। और जो भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी है, एयर डिफेंस सिस्टम, वो तो कमाल का है। उसका सक्सेस रेट है 100%। ये रेट आज तक दुनिया में किसी ने भी अचीव नहीं किया है। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इंडिजीनियस है। S-400 रशिया से खरीदा था हमने, लेकिन उसके अलावा आकाश उसने कमाल किया है। और L-70 जो कि बोफोर्स की गन है, बोफोर्स कंपनी ने इंडिया को प्रोवाइड की, 40-50 साल पुरानी गन है, उसको अपग्रेड करके रडार के साथ जोड़ दिया गया है, AI सिस्टम के साथ जोड़ दिया गया, उसको ऑटोमेटिक कर दिया गया और उसको एज एयर डिफेंस सिस्टम की तरह इस्तेमाल किया गया। वो काफ़ी प्रभावी रहा। भारत ने पुरानी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया है। R&D में भारत पहले काफ़ी पीछे रहा था और इस ऑपरेशन ने ये साबित कर दिया है कि भारत डिफेंस में अच्छा कर रहा है। हम लोग इससे पहले सवाल उठाते थे, DRDO पे सवाल उठते थे कि भारत R&D क्या कर रहा है, डिफेंस में भारत क्या कर रहा है, कि डिफेंस में कैपेबिलिटी भारत की क्यों नहीं इम्प्रूव हो रही है, हम सिर्फ इंपोर्ट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। यह अवधारणा बिल्कुल चेंज होने वाली है इस ऑपरेशन के बाद। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए। जनता का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा सरकार पर, DRDO पर। अच्छे जो ब्राइट माइंड्स इंडिया से बाहर चले जाते हैं, IITians टॉपर हैं, जो बाहर काम कर रहे हैं, नासा में काम कर रहे हैं, वो अब भारत में काम करेंगे। तो ये एक मोरल बूस्टर है भारत की जनता के लिए और साइंटिस्ट के लिए। वैज्ञानिकों को सलाम करना चाहिए। सैनिक धरातल पर लड़ते हैं, सैनिक सीमा पर लड़ते हैं, लेकिन साइंटिस्ट उस लैब में उनका लड़ाई का सामान तैयार करते हैं। वो भी एक सोल्जर है, वो भी सैनिक हैं, उनका भी सम्मान होना चाहिए और सम्मान के अधिकारी हैं।
इससे पहले हम सिर्फ इसरो की तारीफ करते थे, क्योंकि इसरो ने भारत का झंडा गाड़ दिया है अगर हम एरोस्पेस की बात करें तो। अब वो नासा की बराबरी करता है। और इस मिशन के बाद डीआरडीओ और डिफेंस से रिलेटेड जितने भी हमारी फैक्ट्रीज हैं उनका भी ओहदा बढ़ने वाला है, वो भी उसी लेवल में पहुंच गए हैं। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए। भारत के रक्षा उपकरणों की दुनिया में डिमांड बहुत बढ़ने वाली है आने वाले समय में, क्योंकि लोगों ने देख लिया है, भले ही वेस्टर्न मीडिया कुछ भी प्रोपेगेंडा करे, पाकिस्तान कुछ भी प्रोपेगेंडा करे, लेकिन भारत की सेना ने जिस तरह के प्रूफ दिए हैं उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। और उसके बाद भारत के उपकरणों की पूरी दुनिया में डिमांड बढ़ने वाली है। तो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री। और इस मिशन ने पाकिस्तान के एयरबेसेस, मिलिट्री इंस्टॉलेशन को जिस तरीके से निशाना बनाया है प्रेसिजन के साथ, वो भी काबिल तारीफ है। कम से कम 9 एयरबेसेस को डैमेज किया गया है, जिसमें स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एयरबेसेस भी हैं। नूर खान एयरबेस, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट जहां पर है वो उसके करीब है। पाकिस्तान के जो परमाणु हथियार है जिसकी वो धमकी देता रहता है, वहां तक भी भारत की पहुंच है। तो भारत ने बता दिया है कि अब आप परमाणु हथियारों के नाम पर हमें धमका नहीं सकते, हम उनको नष्ट कर सकते हैं। हमें पता है वो कहाँ हैं। इस मिशन से ये संदेश भी गया है दुनिया भर में, एक ग्लोबल मैसेज गया है कि भारत अमेरिका और इजराइल की तरह अपने दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारेगा। तो राइट टू एक्ट जिसकी बात इजराइल करता आया है और अमेरिका करता आया है, भारत ने भी क्लियर मैसेज दे दिया है कि वी हैव द राइट टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। और एक बात जो आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा, कश्मीर का नैरेटिव पूरी तरह से चेंज होने वाला है। अब आतंकवाद फोकस पर है, कश्मीर नहीं। बातचीत का एजेंडा सिर्फ यह होगा कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को पाकिस्तान कब वापस करेगा, कब हैंड ओवर करेगा भारत को। और वैसे भी भारत का जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है वो पाकिस्तान के 4 टुकड़े करना है, उसमें समय लगेगा। तो हमें समझना चाहिए कि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है किसी भी ऑपरेशन को लेकर, जो आर्मी की अंडरस्टैंडिंग होती है, जो सेना की अंडरस्टैंडिंग होती है, जो सरकार की अंडरस्टैंडिंग होती है, वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। इसलिए धैर्य के साथ सेना जो कह रही है उसको सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपके साथ ऐसे एनालिसिस शेयर करता रहूँगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके कुछ कमेंट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।